Bismillahirrahmanirrahim. My name is Saleha Zulfikar. Welcome to my channel Grow with Saleha. Today's topic would be the restoration poetry. Okay. So, what are some characteristics of restoration poetry and who was Dryden? हम आज ये डिस्कस करेंगे. In my previous video, we have already discussed कि restoration age है क्या. हिस्ट्री थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं, डिटेल में डिस्कस की थी. उसके बाद लिटरेरी डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हुई थी, सोशल डेवलपमेंट कौन कौन सी हुई थी, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर वो नहीं देखी तो वो देखने के बाद यहाँ पे आएँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा से वीडियो को रिपीट करना. वीडियो लेंथी हो जाती है अगर हम उसको पीछे से लिंक करें. फिर भी मैं थोड़ा बहुत क्लू देने की कोशिश करूँगी जो मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ. So the first point is restoration poetry was mostly satirical, realistic and written in heroic couplet. अब देखें satirical क्या होता है कि जो ऐसी राइटिंग जिसमें सोसाइटी को या फिर किसी भी सोसाइटी के पहलू को या फिर किसी भी चीज़ को सैटिराइज्ड किया जाए, किसी कोई बैड एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के जिनको इम्प्रूव हो जाना चाहिए, उस पर तंज करना, उस पर उसको क्रिटिसाइज़ करना, उस पर बात करना, उसके लिए टफ और सख्त वर्डिंग यूज़ करना सटायर की एक किस्म है. ठीक है, सैटिरिकल इसी तरह की राइटिंग्स होती थी उस दौर में. रियलिस्टिक मतलब जो सोसाइटी में हो रहा है आप उसी में से किसी चीज़ को लेकर उसको सैटिराइज़ करो, उसको तंज करो उस पर. ठीक है. एंड रिटन इन हीरोइक कॉपलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइप की पोइट्री की कि ये जो पोइट्री थी ना ये कॉपलेट में लिखी जाती थी. कॉपलेट का मतलब होता है दो. ओके, आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो होता था जिसकी वजह से इसको हीरोइक कॉपलेट कहते हैं. ठीक है, हीरोइक कॉपलेट वन जो फर्स्ट वन है वो अनराइम्ड होगा, फिर राइम होगा, फिर अनस्ट्रेस्ड होगा, सॉरी, फिर स्ट्रस्ड होगा, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस. इस तरह से आयम्बिक पेंटामीटर की सीरीज़ बनेगी और 2 लाइनों में मीनिंग कन्वे हो जाएगा. इस तरह की पोइट्री को हीरोइक कॉपलेट जिस में यूज़ हुआ हो ये रेस्टोरेशन पोइट्री थी. ठीक है. दूसरा ये था कि इसका जो हर एज का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, जैसे एलिज़ाबेथन में शेक्सपियर था. आपको पता है एलिज़ाबेथन ड्रामाज बहुत ज़्यादा फेमस थे और उसमें जो शेक्सपियर था उसको शेक्सपियरन एज भी कहते थे क्योंकि सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट जो था वो शेक्सपियर था. यहाँ पे हम रेस्टोरेशन एज की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट फिगर है जिसकी वजह से इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं वो ड्राइडन है. ठीक है, ड्राइडन ने ना सिर्फ पोइट्री में काम किया है बल्कि ड्रामाज में भी किया है, हम आगे देखेंगे. उसने सटायर्स लिखी हैं, फैबल्स लिखी हैं और डॉक्ट्राइनल पोम्स लिखी हैं. तो इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा काम है और इसने कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी रेस्टोरेशन एज की उसको प्रॉपरली फॉलो किया है. रॉयल सोसाइटी को सबसे पहले फॉलो करने वाला ड्राइडन ही था जिसने इस रॉयल सोसाइटी के रूल्स को अपनाया था कि रॉयल सोसाइटी कहती थी ना प्रिसाइज लिखें, सिंपल लिखें, इंटेलेक्चुअल लिखें, रियलिस्टिक लिखें और हीरोइक कॉपलेट में लिखें. तो जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ड्राइडन फॉलो कर रहा था. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कि इसने ना सिर्फ पोइट्री लिखी है बल्कि ड्रामाज और प्रोज में भी इसका काम है. पहली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगला पॉइंट, कि मेटाफिज़िकल स्कूल इसकी जो पहले पोइट्री थी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, जो आम आदमी समझ नहीं सकता था, इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग यूज़ करता था. और आपको पता है मेटाफिज़िकल पोइट्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग यूज़ करते थे, कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स होती थी उनकी, बहुत इंटेलेक्चुअल होते थे. उनका जो नॉलेज था ना वो सिर्फ लिटरेचर तक लिमिटेड नहीं था. मैं मेटाफिज़िकल की बात कर रही हूँ, पोइट्स की. तो वो साइंस को भी बीच में ले आ जाते थे, थियोलॉजी को बीच में ला लिया, फिलोसफी को बीच में ला दिया, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था. ठीक है. वो एस्ट्रोनॉमी को भी बीच में ले आ जाते थे, जैसे जॉन डन ने भी बहुत सारी पोम्स में किया हुआ. तो जिसकी वजह से अगर एक जो इंसान है जो उसको पढ़ रहा है, रीडर है, उसको उन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो उसके लिए टफ हो जाता था उस राइटिंग को समझना. तो ड्राइडन शुरू में जो अब्राहम काउली था ना जो मेटाफिज़िकल पोइट में से था, तो उसके इन्फ्लुएंस में आ गया था और इनकम्प्लिकेटेड वर्डिंग लिखता गया ये सब कुछ. तो बाद में जब उसको रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट डूइंग समथिंग गुड, तो उसने फिर सिंपल क्लासिकल पोइट और बाद में उसने जो अपनी राइटिंग थी उसमें से ये सारे रूल्स हटा दिए थे. ठीक है,
या हम बाद में भी अगली स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उसने अपने जो रूल्स थे वो उन सबसे तंग आके छोड़ के दोबारा से इंग्लिश के जो हीरोज़ थे जैसे शेक्सपियर उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखिए ड्राइडन वाज द मोस्ट नोटेबल पोएट ऑफ द, ये तो पता चल गया। उसके बाद देखें ड्राइडेंस की पोएट्री से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगी, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि देखें जो रेस्टोरेशन एज थी ना, आपको पता है चार्ल्स टू जो था वो फ्रांस भागा हुआ था ना, क्योंकि उसके बाप को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो चार्ल्स वन की बीवी और चार्ल्स वन का बेटा चार्ल्स टू वो फ्रांस भाग गए थे। बाद में जब उनको मोनार्की की दोबारा ज़रूरत पड़ी ना, तो इन्होंने उन दोनों को बुलाया। चार्ल्स टू जब आया तो उसको रेस्टोरेशन एज कहते हैं, जब मोनार्की रिस्टोर होती है। ठीक है, मोनार्की क्या होती है? किंगशिप। ठीक है, किंगशिप काफ़ी अरसे के लिए ख़त्म हुई थी। 1649 से 60 तक किंगशिप नहीं थी बल्कि कॉमनवेल्थ पीरियड था। ठीक है, जिसमें प्यूरिटन का एक लीडर था, वो क्रोमवेल, वो उसको लीड कर रहा था। फिर क्रोमवेल का बेटा था रिचर्ड क्रोमवेल, जब उसने रूल करना शुरू किया ना, लोगों ने तंग आ गए उससे, उसकी नाहली से, तो इसलिए उन्होंने चार्ल्स टू को दोबारा बुलाया था। तो वो फ्रेंच से आया था, तो फ्रेंच लिटरेचर का उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। यहाँ के जो लिटरेचर में थिएटर ओपन हुए ना दोबारा, क्योंकि प्यूरिटन एज में वो ख़त्म हो गए थे, लाइक बंद हो गए थे। अब जो थिएटर खुले तो फ्रेंच लिटरेचर में इस लाइक उसी को लोग फॉलो करने लगे। सारा कुछ उसी का जो फ्रेंच में फ्रांस में हो रहा था वही कुछ सब कुछ यहाँ पे होने लगा। यानी कि अपने जो हीरोज़ हैं शेक्सपियर, अपनी जो इंग्लिश की ट्रेडिशंस थी, मार्लो, बेन जॉनसन और ये सारे एडमंड स्पेंसर वगैरह, तो इनको किसी ने फॉलो नहीं किया बल्कि इन्होंने फ्रांस को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो अब जो हुआ ना, तो ये ड्राइडन जो था ये मेटाफिजिकल को पहले फॉलो करता था, लेकिन अब जाके वो क्या करेगा, लाइक कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग्स यूज़ करता था। लेकिन अब जो है वो शेक्सपियर को दोबारा से फॉलो करने लगेगा। हम बाद में देखेंगे किस तरह से। उससे पहले मैं बता दूं कि ड्राइडन की जो पोइट्री है 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। ठीक है, इसने पोइट्री सिर्फ ये नहीं लिखी कि सिर्फ सटायर लिखी हूँ, पॉलिटिकल सटायर लिखी हूँ, नहीं, इसने पॉलिटिकल सटायर्स भी लिखी, डॉक्ट्राइनल पोम्स भी लिखी और फैबल्स भी लिखी। मैं आपको बताती हूँ पॉलिटिकल सटायर, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ सटायर का मतलब कि जब किसी पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो कि सोसाइटी के अंदर कोई बैड चीज़ है उस पर क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसको सटायर किया जाए, टफ वर्डिंग यूज़ की जाए, हार्श वर्डिंग यूज़ की जाए कि ये चीज़ गलत हो रही है, उसको सटायर कहते हैं। डॉक्ट्राइनल पोम्स वो पोम्स होती हैं जो फिलोसफिकल होती हैं, जो कि एक लेसन दे के जाती हैं। ऐसी पोम्स जिनके अंदर कोई लेसन छुपा हुआ हो, कोई सबक छुपा हुआ हो और जो विट पे बेस्ड हो, यानी इंटेलेक्चुअल हों, ठीक है, उनको डॉक्ट्राइनल पोम्स कहते हैं। फैबल्स क्या है? फैबल्स जो होती हैं शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। जैसे शॉर्ट स्टोरी तो हम में से सब ने पढ़ी हुई होगी शॉर्ट स्टोरी, लेकिन ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसका कोई ना कोई लेसन हो, ठीक है, जिसके अंदर से कुछ सीखने को मिले, ठीक, वो फैबल्स होती हैं। तो इस तरह की 3 जो कैटेगरीज में इसकी पोइट्री डिवाइड की जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल सटायर्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे ग्रेटेस्ट वर्क इसका है एब्सलॉम एंड अकिस्टोफल। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल सटायर है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रेटेस्ट भी मानी जाती है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ठीक है, लाइक बड़ी बड़ी सटायर्स में काउंट होती है। इसमें इसने क्या किया हुआ ड्राइडन ने कि इसके जो इसके दौर में जो किंग था ना, ये अपने किंग यानी चार्ल्स टू को डिफेंड करता था। ठीक है, चार्ल्स टू के फेवर में था। तो यहाँ पर इसने किंग, इस राइटिंग के अंदर भी ऐसी सोसाइटी बनाई हुई है जिसमें एक बंदा है अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी। उसको लाइक इस बुक के अंदर वो बंदा नहीं है बल्कि उसकी जो रियल सोसाइटी थी ना ड्राइडन के दौर में, क्या था, चार्ल्स टू था और अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी एक बंदा था। तो उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते थे। तो बिकॉज ये चार्ल्स टू को फॉलो करता था, यानी किंग का फॉलोवर था, तो इसने इस ऐसी राइटिंग लिखी जिसमें उसने अपने किंग का नाम जो है, किंग को फॉलो किया, और दूसरा जो मेन जो उसके अगेंस्ट था उसका नाम था अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी, जिसका जो कि उसने अपनी बुक के अंदर एकिस्टोफल के वर्ड के तौर पे यूज़ किया हुआ है। उसका नाम एकिस्टोफल उसकी राइटिंग में है, लेकिन उसका रियल नाम अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी था। ठीक है, तो इस तरह से उसने किंग को डिफेंड किया हुआ है और उसके अगेंस्ट किया हुआ है। तो इस तरह की बुक उसने लिखी हुई है। उसके बाद एक और कैरेक्टर है, उसकी ड्राइडन की सोसाइटी में ड्यूक ऑफ बकिंगहम था, लेकिन उसने अपनी राइटिंग के अंदर उसका नाम जिमरी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से उसने पॉलिटिकल सटायर यूज़ की हुई है। दूसरा जो उसका नोटेबल वर्क है, देखें अब इसने जो अपनी पॉलिटिकल सटायर लिखी हुई है, इसमें रियलिज्म शो किया हुआ है ना, रियलिस्टिक वे में लिखा हुआ है कि रियल सोसाइटी में जो बैड हो रहा था उसको निशाना बनाया हुआ है।
तो मैं इस तरह से ये रियलिस्टिक भी था, सैटिरिकल भी था। और आगे देखते हैं क्या क्या था। दूसरा जो इसका सटायर है वो द मेडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी इसने शाफ्ट्सबरी, वही बंदा जो जो जिसके ये अगेंस्ट था, जो कि किंग के अगेंस्ट था, उसके बारे में फिर से इसने एक बुक लिखी है द मेडल। और मैकफ्लेकॉन, ये जो इसके थे रियल सोसाइटी के अंदर थे, और मेडल में इसने इन दोनों को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। तो इस तरह से ये देखें फिर से रियलिस्टिक हुआ। फिर उसके बाद मेडल के अंदर पर्सनल अटैक भी उसने किया हुआ है थॉमस शैडवेल पे, जो कि ड्राइडन का पहले फ्रेंड था। ठीक है, ड्राइडन होता है समटाइम्स वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ समबडीज, लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ क्लैशेस आ जाते हैं। इसी तरह से ड्राइडन का भी एक बेस्ट फ्रेंड था, बाद में क्लैश आ गए तो उसने उस पर भी लिखा, पर्सनल अटैक किया। मे बी कुछ इश्यूज हुए होंगे, इस बुक को पढ़ के ही पता चल सकता है। तो उसके बाद आ जाता है ड्राइडन डॉक्ट्राइनल पोम्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऐसी पोम्स, ऐसी इंटेलेक्चुअल पोम, ऐसी फिलोसॉफिकल पोम्स जो कि एक मॉरल लेसन दे जाएं। अब इसकी दो ग्रेटेस्ट डॉक्ट्राइनल पोम्स हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो डॉक्ट्राइनल पोम्स होती हैं ना, ये रिलीजन पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, रिलीजन के बारे में होती हैं। थियोलॉजी रिलीजन होता है ना, तो रिलीजन के बारे में होती हैं। तो एक इसने बुक लिखी थी रिलीजियो लाइसी, और दूसरी द हिंद एंड द पंथर। तो कहते हैं कि जब इसने रिलीजियो लाइसी लिखी थी ना, तब वो प्रोटेस्टेंट था, और तब वो एंग्लिकन चर्च को फॉलो करता था। अब देखें एंग्लिकन चर्च क्या वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपने रिफॉर्मेशन एज पे मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देखें, वहाँ पे मैंने एंग्लिकन चर्च को डिस्कस किया हुआ। अदरवाइज आई विल मेक एन अदर वीडियो ऑन एंग्लिकन चर्च। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देती हूँ एंग्लिकन चर्च है क्या। चर्च जो था ना, उस टाइम पे चर्च में बहुत ज़्यादा करप्शन थी। चर्च जो था वो रूल करना चाह रहा था, इंस्टेड ऑफ गिविंग मॉरल टीचिंग्स टू समबडी लाइक पब्लिक, वो ये कर रहा था कि मैं रूल करूं। वो किंग और क्वीन से भी ऊपर उसको कंसीडर किया जाता था। वो जो कहता था तो वो पत्थर पे लकीर माना जाता था। तो फिर एक बंदा था मार्टिन लूथर, उसने इसके खिलाफ जो है वो एक तहरीक चलाई थी, जिसको रिफॉर्मेशन एज कहते हैं या रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहते हैं। तो उसमें क्या था कि हमने चर्च को प्यूरीफाई करना है, हमने लोगों को फ्रीडम देनी है। एंग्लिकन चर्च क्या, कि हमने लोगों को फ्रीडम देनी है, लोगों की राइट्स पे बात करनी है। और ये जो चर्च के ऑनर्स बैठे हुए हैं, कि ये कोई नहीं होते कि इंसान को सज़ा देने वाले। हमारे पास बाइबल है, हम खुद अपनी गुनाहों की सज़ा मुंतखब कर सकते हैं वहाँ से देख के। हमें पता है कि इसका कफ़ाला किस तरह से करना है, तो हमें किसी चर्च ऑनर की ज़रूरत नहीं है। तो इसके चर्च ऑनर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी इस एज के अंदर। एंग्लिकन चर्च ये था कि इन्होंने चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि चर्च को प्यूरीफाई होना चाहिए। लाइक किसी को हक नहीं पहुंचता कि किसी के लिए सज़ा मुंतखब करे। जैसे चर्च ऑनर्स किया करते थे ना, कि कोई उनके पास जाता था, इनोसेंट लोग थे ना, लोग जाते थे हमने ये गुनाह कर दिया है, तो वो अपनी मर्ज़ी से उनको सज़ा देते थे, या फिर वो उनसे पैसे ले लेते थे कि गॉड ने ये पैगाम भेजा है कि लाइक पैसे दे के तो इस तरह से इसकी सज़ा की कफालत की जा सकती है। तो इस वजह से इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और एंग्लिकन चर्च क्या, कि इंग्लैंड में सबसे पहले चर्च प्यूरीफाई होने की मूवमेंट चली थी, जिसकी वजह से इसको एंग्लिकन चर्च कहते हैं। हिंद एंड द पंथर में तब उसने लिखी थी जब ये पहले तो प्रोटेस्टेंट था ना रिलीजियोलाइसी के अंदर, और इतने ज़बरदस्त आर्गूमेंट वहाँ पे भी देता था कि कैसे इंसान को प्रोटेस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जब ये कैथोलिक बन गया ना, दोबारा से कैथोलिसिज्म की तरफ आ गया, तो इसने एक वर्क लिखा द हिंद एंड द पंथर, जिसमें इसने कैथोलिसिज्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की, इसको प्रमोट किया। और इस तरह से, और ये चीज़, ये दोनों वर्क्स ये शो करते हैं कि कोई भी टॉपिक दे दो ड्राइडन को, उसके पास इतनी अच्छी स्किल्स हैं लोगों को परसू करने की, आर्गूमेंटेटिव स्किल्स बहुत अच्छी हैं कि वो किसी भी साइड पे जाए उसको अच्छा प्रूव कर सकता है, लाइक एक लायर की तरह। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ड्राइडेंस की फेबल्स। फेबल्स क्या थी मैंने बताई थी, शॉर्ट स्टोरी सबने पढ़ी होती हैं, लेकिन ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसमें कोई लेसन हो। फेबल्स भी इसने लिखी हैं लास्ट ईयर्स के अंदर। उसके बाद जो थी ये फेबल्स होती थी ना, वो एक स्टोरी की फॉर्म में लिखी जाती थी, और ड्राइडन को बस स्टोरी टेलर भी कहा गया है इंग्लैंड में। ठीक है, इसकी पहली अगर हम फेबल की बात करें, पैलामेन एंड आर्काइड,
और जिसके अंदर इसने आर्काइड और पेलामोन जो थे ना, ये अगर आपने जॉफ्री चौसर की बुक पढ़ी है ना, कैंटरबरी टेल, उसके अंदर आप देखेंगे ये कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। और पेलामोन एंड आर्काइड जो वर्क था ना ड्राइडन का, उसमें उसने नाइट की टेल को डिस्कस किया हुआ है। आप जब चौसर की वर्क को पढ़ेंगे ना, जॉफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल को, आपको पता चलेगा वहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर जो डिस्कस किया हुआ है वो नाइट है, ठीक है। नाइट अपनी कहानी सुनाता है और नाइट की टेल उसको कहा जाता है, और उसी के बारे में ये पेलामोन एंड आर्काइड भी लिखा हुआ है ड्राइडन ने, जिसमें वो क्या करता है कि कंपेयर करता है कि 14th सेंचुरी के पोइट किस तरह के थे और आज 17th सेंचुरी के लोग किस तरह के हैं, ठीक है। ये चीज़ उसने बताई हुई है। उसके बाद दूसरा वर्क इसने लिखा हुआ है एनस मिराबिलिस, ये भी एक अच्छी नैरेटिव पावर पे कंसिस्ट करता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अलेक्जेंडर फीस्ट है, ये इसकी बेस्ट ओड कंसीडर की जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज की बेस्ट ओड किसको कंसीडर किया जाता है? ड्राइडन की अलेक्जेंडर्स फीस्ट को, ठीक है। उसके बाद ड्राइडन पोइट्री की थोड़ा समराइज करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखें, हमें पता है एलिजाबेथन एज के अंदर क्या था, इमोशंस की बात होती थी, सेंटिमेंट्स की बात होती थी, और लाइक पोएटिक की स्टाइल अच्छा होना चाहिए इस तरह से। लेकिन अब आप अगर इस सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर जो था ना, ये कहते थे कि आर्गुमेंटेटिव स्किल्स होनी चाहिए इंसान के अंदर, जैसे ड्राइडन के अंदर थी रिलीजियो लाइसी, और हिंदन पंथर में उसने किस तरह से डिफेंड किया था ना, तो ये आर्गुमेंटेटिव स्किल्स थी इनके अंदर। रियलिज्म पे बात करते, मैंने आपको बताया कि इस तरह से चौसर ने अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी और उसको अगेंस्ट है वो उनके और किंग के कैसे फेवर में है, कैसे उसने रियल सोसाइटी की एग्जांपल से अपनी राइटिंग्स लिखी हुई हैं। तो इस तरह से रियलिज्म था। प्रिसीजन के हीरोइक कॉपलेट में पोइट्री लिखी जाती थी, ये लाइक 2 लाइनों में लिखी जाती थी लेकिन मीनिंग कवर हो जाता था। प्रिसाइज लिखते थे, मतलब ठीक है, बहुत शॉर्ट लिखते थे। लेकिन इंटेलेक्चुअल यानी विट पे कंसिस्ट करती थी उनकी जो हीरोइक कॉपलेट्स हैं या लाइन्स हैं, ठीक है। हर एक जो लाइन थी उसमें मीनिंग पैक हुआ हुआ होता था, लाइक बहुत इंटेलेक्चुअल पोइट्री लिखते थे। फॉर्मलिज्म यानी अच्छा स्टाइल होता था लेकिन शॉर्ट लिखते थे। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी रेस्टोरेशन एज की। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि ड्राइडन जो है इतनी ज़्यादा पीक पे तो नहीं जा सका, लेकिन अपनी एज को उसने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अच्छा सैटिरिस्ट था। उसके बाद इसकी एक अच्छी प्लेस है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और हीरोइक कॉपलेट इसने बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या कहते हैं रेस्टोरेशन एज की। सो थैंक यू सो मच, होप सो कि आपको समझ आई होगी।